बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेर एक्ट को हमने कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है। आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं एलएलबी पार्ट 3 के, तो बहुत सारे दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी कि बेर एक्ट पढ़ने का तरीका बताया जाए। बेर एक्ट बेसिकली आपको जो पार्ट 3 में सीपीसी का और सीआरपीसी का दिया जाता है, क्योंकि ये एक प्रोसीजरल है, तो केसेस जो होते हैं वो इतने इजी नहीं है कि आप सिर्फ बेर एक्ट को देख के उसको पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इससे बहुत ज़्यादा हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आपको एटलीस्ट एक दफ़ा बेर एक्ट को स्टडी करना है कि उसके टोटल सेक्शन कितने हैं और उन सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन जो है वो किस से रिलेटेड है। इसी तरीके से उसके जो ऑर्डर्स हैं 1 2 3 ऑनवर्ड जितने भी हैं, मतलब जो ऑर्डर 12 है वो एडमिशन से है, ऑर्डर 13 जो है वो जो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। अब इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। ऑर्डर जो 6 और 7 है वो प्लेन से हैं कि प्लेन जो है वो किस तरीके से जो प्लीडिंग क्या होगी। ऑर्डर 7 कहता है कि जी प्लेन क्या होगी। ऑर्डर जो है वो 5 है वो इशुएंस ऑफ सर्विस और समन के रिलेटेड है। अब अगर सपोज आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो है वो किस तरीके से रिटर्न जो प्लेन होगी वो रिटर्न होगी, कोर्ट के पास क्या इख्तियारात हैं, अब उसमें जो है वो आपको बेर एक्ट कैसे मदद कर सकता है। हमेशा जो बेर एक्ट होता है उसी में से आपने हेडिंग्स निकाल के उसको लिखनी होती है। 2-3 चीज़ें हैं। सेक्शन 10 कहता है रेस सब जुडाइस और सेक्शन 11 कहता है रेस जुडिकाटा। रेस सब जुडाइस वो होता है कि अगर कोई भी चीज़ पेंडिंग है किसी कोर्ट में बिटवीन द सेम पार्टीज, अगर टाइटल सेम है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सेम है, काज ऑफ एक्शन सेम है, अगर ये चीज़ें सेम है और वो ऑलरेडी पेंडिंग है किसी कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो रिटर्न कर देगी प्लेट को, या वो सेम कोर्ट सेम जो कॉज ऑफ एक्शन पे केस जो है वो नहीं चल सकता। अब रेस जुडिकाटा जो है सेक्शन 11 है सीपीसी का, वो कहता है कि जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है बिटवीन द सेम पार्टीज, काज ऑफ एक्शन सेम है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सेम है, टाइटल सेम है, तो उस सूरत में अगर वो चीज़ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है तो उस सूरत में वो दोबारा नहीं दायर की जा सकती। अब जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमने ये देखना है, आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 11, सेक्शन 10 और इसके साथ साथ जो ऑर्डर 7 रूल 11 जो है वो इस पे, रूल 10 जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट होता है। अब ये चीज़ें जो हैं वो आपको ऑलरेडी नॉलेज में होनी चाहिए। अगर आपको पता है, जैसे मैं आपको अभी सेक्शन 11 जो है और सेक्शन 11 का हम स्टडी करते हैं। सेक्शन 11 कहता है जी, सेक्शन 11 है हमारे पास सीपीसी का रेस जुडिकाटा। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट or issue in which the matter directly or subsequently in issue has been directly and subsequently in issue in a former suit between the same parties or between same parties under whom they are any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। अब इसमें से जो आपने हेडिंग निकालनी है वो आप देखें, ये एक बेर एक्ट है जिसमें आपने सेक्शन 11 को आपने डिस्कस किया, उसमें आपने
जो हेडिंग निकालनी है, फर्स्टली आपका इशू क्या है, नो कोर्ट शेल ट्राई। अब कोई भी कोर्ट जो है वो नहीं सुनेगी। आप इसकी हेडिंग में तब बना सकते हैं कि जो कोर्ट जो है वो कोई भी कोर्ट नहीं सुन सकती। कौन सी चीजों को, मैटर डायरेक्टली एंड आर सब्सिक्वेंटली जो है वो इन इशू है। अब ये आपके पास एक हेडिंग बन गई, डायरेक्टली है या सब्सिक्वेंटली इन इशू है। उसके बाद इन अ फॉर्मर सूट, फॉर्मर सूट मीन वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। बिटवीन द सेम पार्टीज, अब इसमें एक हेडिंग आ गई जी, पार्टीज सेम है। उसके बाद आर द पार्टीज whom दे आर इन एनी ऑफ देम क्लेम। अब जो उसके बाद जो हेडिंग है आपकी वो पार्टीज क्लेमिंग पार्टी आ गई। उसके बाद टाइटल सेम, उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी, और लास्ट जो चीज है उसमें वो ये है कि जो सच टाइटल सच केस हैज बीन डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। इसका मतलब ये है कि वो केस उसका जो है वो डिसीजन हो चुका है। आपके पास 6-7 हेडिंग जो है वो इसी में से रेस जुडिकाटा में ही आ जाता है। आप इसको पढ़ें, इसके टाइटल में से, इसके बेर एक्ट में से, इसकी जो बेर रीडिंग है उसमें से आप 8-10 हेडिंग निकाल के उसकी डिटेल आप सेल्फ राइटिंग में कुछ लिख सकते हैं। तो उस सूरत में जब आपको ये पता है कि रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडाइस या जो भी चीज़ आपसे मांगी जा रही है उसका सेक्शन कौन सा है, आप उसको रीड करें और उसमें से ही हेडिंग निकाल के उसको आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जो है वो हेडिंग आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। और बेर एक्ट को आप इस तरीके से एग्जाम के दौरान यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपका जो एक अच्छा रिजल्ट आपको जो है वो मिल सकता है। इसी तरीके से मैंने जिक्र किया कि आपको ऑर्डर जो है वो 7 रिलेटेड टू प्लेंट है। अब यही हम जब बात करते हैं कि ये रिटर्न हुई है, रिजेक्ट हुई है, तो ऑर्डर 7 रूल 11 जो है वो रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट के मतलब है। अब रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट उसकी उन्होंने जो आपको 4 रीजंस बताई हैं कि किन सूरतों में जो प्लेंट है वो रिजेक्ट होगी। फर्स्ट, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज एनी काज ऑफ एक्शन। अब आपका जो हेडिंग है आपके पास ये आई है कि एनी प्लेंट विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी काज ऑफ एक्शन, जिसकी काज ऑफ एक्शन नहीं है, इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं और उस पर लिख सकते हैं। उसके बाद वेयर लीव क्लेम्ड इज अंडर वैल्यू, जो अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू मीन वो इतना जो क्लेम किया है उसकी वैल्यू ये नहीं है, इतनी नहीं है कि आप उसको क्लेम कर सको, वही 2000 है, 1000 है, 5000 है, वो लिमिट है, वो अंडर वैल्यू है। एंड प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन द टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल्स टू डू सो। अब अंडर वैल्यू में एक ये है कि वो क्लेम को बहुत कम कर रहा है, या दूसरी बात जो वैल्यूएशन है उस सूट प्रॉपर्टी की वो उसने गलत लगाई है, अंडर वैल्यू लगाई है। सपोज जो आपने क्लेम किया है वो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 2 लाख है। अब 2 लाख पे 15% पे कोर्ट फीस 15,000 बनती है। आपने जानबूझ के कोर्ट फीस से बचने के लिए उसको अंडर वैल्यू शो किया है। आपने कहा जी वो प्रॉपर्टी 10,000 की है, ताकि आप, क्योंकि अंडर 25,000 जो है वो आप कोर्ट फी पे नहीं करेंगे, आपने उसको जो है वो शो कर दिया है कि वो अंडर 25,000 है। कोर्ट देखती है कि नहीं जी इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और आपने अंडर वैल्यू लगाया है, और आपको वो टाइम देती है कि विद इन 15 डेज, विद इन 13 डेज आप जो है वो प्रॉपर इसकी वैल्यूएशन करें और कोर्ट फी पे करें। अगर आप नहीं करते तो उस सूरत में भी आपका केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। थर्ड है वेयर द रिलीफ claimed is properly valued but the plaint is written upon the proper insufficient stamp and the plaint on being required by the court to supply the requisite
स्टैम्प पेपर विद इन अ टाइम पीरियड टू बी फिक्स बाय द कोर्ट। अब इसमें वही बात आ गई, आपको कोर्ट ने कहा कि आपने इतने टाइम में कोर्ट फी पे करनी है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, और अगर आप पे नहीं करते तो सूरत में। अब इसके बाद भी आप आ गया कि प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का केस है, प्लेंटिफ जो है वो, अब इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं आगे कि इनसफिशिएंट कोर्ट फीस है, अंडर वैल्यू है, नो कॉज ऑफ एक्शन है, और फोर्थ है where the suit appears from the statement in the plain to be a barred by law। अब barred by law है, barred by law में इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल आगे आ जाती है कि barred by law कौन कौन सी चीज़ें हैं, कि एक इम्प्रॉपर सूट है, मतलब आप इलीगल चीज़ों को क्लेम नहीं कर सकते, barred by law है। टाइम इतना ज़्यादा हो गया, लिमिटेशन गुजर गई है, barred by law है। जुरिस्डिक्शन कोर्ट की नहीं है, बार्ड बाय लॉ है। पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, बार्ड बाय लॉ है। अब ये तमाम चीज़ें आप हेडिंग बना के, बेयर एक्ट से ही हेडिंग बना के जो है वो उसको आप एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सीपीसी में इसी तरीके से सीआरपीसी में भी वही चीज़ें हैं कि आपने ऑर्डर्स को, सीपीसी में ऑर्डर्स को, सेक्शंस को पढ़ना है और उसके अंदर से ही हेडिंग निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये वे है आपको बेयर एक्ट पढ़ने का। थैंक यू।